जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है और संगत की इस जर्नी का आनंद आप सभी को बहुत आएगा। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है और आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत संदीप सिंह अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी, बेसिकली मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई 92-93 में, जब गुरुजी महाराज जलंधर में रहा करते थे। और संगत जी, हम अमृतसर से जलंधर गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आया करते थे और हम गुरुजी महाराज के दरबार में हमारे मामा जी के माध्यम से पहुँचे थे। संगत जी, बेसिकली वी आर बिलोंग टू सिख फैमिली और जब मामा जी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कैसे गुरुजी हैं, क्या वहाँ पे कस्टम होगा, वहाँ के क्या नियम हैं, कैसे होंगे गुरुजी, दिखते कैसे होंगे, वहाँ पे क्या चढ़ावा चढ़ता होगा, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान नहीं थे। वहाँ दरबार में लगभग 25 से 30 संगत बैठी थी। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में हम अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने का फैसला सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का होता है। उनके हुक्म के बगैर कोई भी वहाँ से नहीं आ सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज के दरबार का जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना सूदिंग है, कितना पीस एंड काम है उसमें। जब हम लोग वहाँ गए तो बस मन में एक शांति सी आ गई, इतना सुकून मिल रहा था, इतनी पॉजिटिविटी थी वहाँ के ऑरा में। और संगत जी, लगातार वहाँ पर शब्द कीर्तन चलते ही रहते थे। गुरुजी महाराज दरबार में आए, गद्दी पे विराजमान हुए और संगत जी, जब गुरुजी महाराज दरबार में आए तो आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा दरबार खुशबू से भर चुका था। इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक खुशबू, ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत सुंदर थे। उनके चेहरे पे जो नूर था, जो चमक थी, जो दिव्य प्रकाश था, उसकी वजह से संगत जी आप उनसे नजरें मिला ही नहीं सकते थे। उनकी आंखों में भी इतना अट्रैक्शन, इतना पावर था। गुरुजी के दरबार में संगत जी, मैं और मेरी मम्मा गए थे और हम लोग पीछे बैठे हुए थे और जैसा मामा जी ने हमें गाइड किया था हम वही चीज फॉलो कर रहे थे। मेरे पापा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे किसी भी पंडित के यहाँ जाने में, किसी भी गुरु के यहाँ जाने में, इसलिए वो घर पर ही थे। गुरुजी के दरबार में इतना सुकून, इतनी शांति थी और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और हमें लग गया था कि हाँ, हम बहुत सही जगह पर आए हैं। संगत जी, जिस प्रकार से हम जब भी सत्संग अटेंड करते हैं तो वहाँ जो जल प्रसाद होता है वो सभी को मिलता है, पर उस समय ऐसा नहीं होता था। गुरुजी महाराज के पास सेवादार कोई अपने हिसाब से 10-15 ग्लास लेकर आते थे पानी का और गुरुजी अपनी रुद्राक्ष की माला से उसे ब्लेस करके उस जल प्रसाद को उसी को देते थे जिन्हें वो ब्लेस करना चाहते थे। आई मीन टू से कि जिनकी बहुत बड़ी कोई तकलीफ थी उसे दूर करना चाहते थे, वो प्रसाद, वो जल प्रसाद उसे ही मिलता था। और संगत जी, इस प्रकार से हमारी गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। हम रेगुलर जाने लगे गुरुजी के पास। संगत जी, हमारी कजिन थी, उसे दिल में छेद था और वो भी सिख फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे गुरुजी या किसी मंदिर में। तो मेरी मम्मा ने उन्हें बहुत बोला और बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में और कहा कि एक बार आप गुरुजी के दरबार में इसे जरूर लेकर जाओ, वहाँ इसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और संगत जी, हम अपनी कजिन को अपने साथ एक बार दरबार में लेकर के गए। हम गुरुजी महाराज से मिले, मत्था टेका और हमने बताया कि गुरुजी महाराज, इसे जैसे ही सीजन चेंज होता है इससे सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो गुरुजी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है बैठो। और जब बैठे और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने हमें आवाज लगाई, हम गए तो गुरुजी ने कहा मेरी कजिन को कि तुम्हें रोज एक लहसुन की कली सुबह खाली पेट खानी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा अचूक उपाय उसे बताया कि आज तक वो ठीक है, उसे वैसी कोई प्रॉब्लम अब कभी नहीं है। अब उसके 22-23 साल के बच्चे हैं और वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है। संगत जी, मेरे मामा जी गुरुजी महाराज के दरबार में 1987 में आए और संगत
संगत जी गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया है, बहुत बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी महाराज के दरबार में उन्हें लाने के लिए उनके एक फ्रेंड थे। उनके फ्रेंड ने उन्हें बहुत बार बोला कि मेरे साथ गुरुजी के दरबार में चल, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उस समय मेरे मामा जी को कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी। मामा जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसी जगह पे कहीं नहीं जाते, हम सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। मामा जी के फ्रेंड ने बहुत बार बोला लेकिन वो नहीं माने। एक बार उनके फ्रेंड की वाइफ ने गुरुजी महाराज के दरबार में कहा कि गुरुजी, मैं अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड को आपके दरबार में लाना चाहती हूँ, आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तो ले आई। और जो तेरी सहेली है ना, वो 5-5 हजार दे एनका लांदी है, चश्मे लांदी है और बड़े बड़े पर्स फड़दी है। और ये भी कहा गुरुजी ने कि जब वो आएगी ना तो पिंक सूट पा के आएगी और उसका नाम अन्नू है। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज से उन्होंने टाइम मांगा तो गुरुजी ने कहा कि वीरवार को ले आओ। और मामी जी की फ्रेंड ने उन्हें ये नहीं बताया कि गुरुजी ने उनके बारे में क्या कहा है। और संगत जी देखिए, मामी जी के पास सिर्फ और सिर्फ पिंक सूट ही था, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी पहनने की। और वो वाकई में गुरुजी महाराज के दरबार में पिंक कलर का सूट पहनकर ही गई। और जैसे मामा जी और मामी जी उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ दरबार में पहुंचे और जैसे बाहर चप्पलें उतार के वो दरबार में एंटर हुए, गुरुजी महाराज कमरे में जा रहे थे और उनकी नजर इन पर पड़ी और गुरुजी दूर से ही बोलते हैं, आ गई अन्नू आंटी। तो मामी जी कहती, हाँ जी गुरुजी। मामी जी बहुत हैरान कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। और फिर गुरुजी मामी जी की फ्रेंड को देखकर बोलते हैं, तेन में किया सी ना कि पिंक सूट पाके आएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मामी जी की फ्रेंड को एक बात और बताई थी कि तेरी जो फ्रेंड है ना, उसके गाल पे कील हुआ है, यानी कि पिंपल हुआ है। और वाकई में संगत जी मामी जी के गाल पे पिंपल ही था। फिर गुरुजी महाराज आए और गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया, बिठाया, बातें करी और मामा जी और मामी जी ने अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी को बताई। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें पाठ बताया। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज अक्सर संगत को पाठ करने के लिए ही दिया करते थे और संगत जी उस पाठ से संगत की सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। हम किसी भी दरबार में जाते हैं संगत जी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल रहते हैं कि वहाँ क्या चढ़ावा चढ़ेगा, वहाँ के क्या नियम होंगे, वहाँ क्या देना होगा। और ऐसे ही सारे सवाल जवाब हम सबके मन में भी थे। लेकिन गुरुजी महाराज के दरबार में तो कुछ भी नहीं चढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो देना होता है वो सिर्फ है आपका प्यार और आपको विश्वास देना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया संगत जी की गुरुजी महाराज ने मामा जी को बहुत ब्लेस किया और गुरुजी महाराज ने मामा जी के घर में भी अपने चरण कमल रखे हैं। और मेरे मामा जी लुधियाना में रहा करते थे, तो गुरुजी लुधियाना में उनके घर भी गए और मामी जी और मामा जी ने उनके लिए सारी तैयारियां की। मामी जी ने बहुत ही अच्छा लंगर बनाया। तो जब गुरुजी महाराज उनके घर पर गए संगत जी, तो जो मेरे नाना जी हैं वो उस कमरे में गए ही नहीं जिस कमरे में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, क्योंकि वो उनको बिलीव नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि मेरा बेटा किनके पास जाता है, कौन गुरु है, कैसे है, क्या है, क्यों जाते हैं, ये सारे सवाल उनके दिमाग में थे। तो वो उस कमरे में गए ही नहीं। और संगत जी गुरुजी महाराज जब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो थोड़ी देर बाद नाना जी भी आए और जैसे ही नाना जी आए तो गुरुजी महाराज उन्हें कहते हैं, गुरबख्श सिंह रुमाल कट, रुमाल निकाल। तो नाना जी ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और गुरुजी ने कहा कि अपने गोदी विच रख। उन्होंने अपनी गोदी में रुमाल को बिछाया, रखा और गुरुजी ने आंख बंद करके कुछ मंत्र जैसा कुछ पढ़ा और उनके हाथ में गरम गरम मिश्री का प्रसाद आ गया और वो मिश्री का प्रसाद उन्होंने मेरे नाना जी की झोली में दे दिया। और जैसे ही नाना जी को प्रसाद दिया संगत जी, नाना जी से वो प्रसाद उठाया ही नहीं गया, वो इतना गर्म था। तो गुरुजी महाराज उन्हें कहते हैं, हुण हो गया विश्वास। और गुरुजी मेरे नाना जी को बोलते हैं कि तेरे मन में चल रहा था ना कि जब गुरुजी आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे तो ही मैं विश्वास करूंगा, तो अब तो हुण हो गया ना विश्वास, अब तो मैंने करके दिखाते ही हुण मनेगा। और फिर मेरे नाना जी ने गुरुजी महाराज के पैर पकड़े, उन्हें कहा कि गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा गलत सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे माफ करिए। और उसके बाद मेरे नाना जी भी गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हो गए। संगत जी मेरे नाना जी को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, उन्हें कई बार डिवाइन प्रसाद दिया। और संगत जी जो प्रसाद गुरुजी देते थे डिवाइन प्रसाद, उसको लेने के बाद पूरे घर में संगत जी पूरे घर में इतनी खुशबू हो जाया करती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो। संगत जी 1984 की बात है जब मामा जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे और ये वो समय था जब टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर था और संगत जी रात में बड़ा डर लगता था आने में, कहीं भी आने जाने में। और गुरुजी महाराज मामा जी को अपने दरबार में रोक के रखा करते थे। तो जब एक बार मामा जी उनके दरबार में
गए और शाम के 7 बज गए तो गुरुजी ने आज्ञा मांगी। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं अभी बैठ। तो मामा जी ने उन्हें कहा कि गुरुजी बहुत बाहर टेंशन है, टेररिज्म बढ़ा हुआ है और बाहर बहुत चेकिंग होती है, सीआरपी होती है। तो गुरुजी कहते उन्हें कि नहीं तेरी कोई सीआरपी नहीं होगी, तो आराम से यहाँ बैठ, थोड़ी देर में तेरे को भेज दूंगा। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी गुरुजी महाराज के दरबार से मेरे मामा जी अपने घर इतनी लेट गए या और भी लेट गए, किसी भी सीआरपी की गाड़ी ने, किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी ने उन्हें छुआ ही नहीं, उनकी चेकिंग हुई नहीं। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज मेरी गाड़ी के बोनेट पर बैठे हुए हैं और मुझे घर तक छोड़कर आ रहे हैं। और संगत जी 1984 में गुरुजी का छोटा मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट बनना शुरू हो गया था और जैसे वो कंप्लीट हुआ तो गुरुजी महाराज ने हम सबको कहा कि वहाँ मंदिर में आया करना, वहाँ दर्शन करने आना। और उसके बाद गुरुजी जालंधर से छोटे मंदिर शिफ्ट हो गए और हमारा गुरुजी के पास आना जाना थोड़ा कम हो गया। 91-92 के आसपास की बात है, जब मामा जी गुरुजी महाराज के दरबार में गए हुए थे तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि आज तू जलेबी का प्रसाद लेकर आ। तो वो मार्केट जलेबी लेने के लिए गए और गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा था कि आज 40-50 संगत के लिए जलेबी और समोसा लिया। तो मामा जी चले गए मार्केट में और जिस शॉप पर खड़े होकर के वो ऑर्डर दे रहे थे उसके जस्ट सामने एक शॉप थी और वो उनके पहचान वाले की थी। तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने देख लिया मामा जी को और आवाज लगाई। तो जब मामा जी उनकी शॉप पर गए ऑर्डर देने के बाद तो शॉपकीपर ने मामा जी से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो मामा जी ने बोला कि मैं यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी में आया हूँ गुरुजी महाराज के पास में और आज संगत के लिए गुरुजी ने ऑर्डर दिया है तो मैं सब सामान लेने आया हूँ। तो वो कहने लगे कि अरे तू किन चक्करों में पड़ गया है। और संगत जी उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ बोला। मेरे मामा जी को बहुत फील हुआ, वो सोच में पड़ गए कि हम 1984 से आ रहे हैं और गुरुजी महाराज ने हमें कितना ब्लेस किया है। तो वो सामने वाले जो शॉपकीपर है वो जो भी बोलते जा रहे थे गुरुजी महाराज के बारे में, इन्हें बहुत बुरा तो लग रहा था। लेकिन संगत जी जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज के बारे में बोलता है तो हमारे मन में डाउट आ जाता है। ऐसे मामा जी के मन में भी डाउट आ गया, शंका आ गई कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलत राह पे निकल गए हों, हम गलत जगह जा रहे हों। ऐसे मन में उनके थॉट आ गया। खैर वो जो उन्होंने जलेबी और समोसा प्रसाद बनवाया था वो लेकर गए, गुरुजी महाराज के दरबार में दिया और बैठ गए। और संगत जी जब वो सारा प्रसाद संगत में बढ़ गया तो मामा जी बैठ गए। और संगत जी उस दिन मामा जी बहुत बहुत उदास थे। तो इतने में गुरुजी उन्हें कहते हैं कि गल बिट्टू उदास बड़ा हो गया है, तेरे किसी ने कुछ किया है। अब संगत जी गुरुजी तो जानी जानते, उन्हें तो सब कुछ पता था। तो मामा जी कहने लगे नहीं नहीं गुरुजी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी कहते कि कोई गल नहीं, तेरी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। और संगत जी बस उसके बाद मामा जी घर चले गए। घर गए तो मामी जी ने भी कहा कि आप आज गए तो बड़े खुशी खुशी थे और आज आप घर भी आए हो तो लेट आए हो 20-25 मिनट और आपके चेहरे पे खुशी भी नहीं दिख रही है, क्या बात है, कुछ बात हो गई। तो मामा जी कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी मामा जी के दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही राह पर हूँ कि नहीं, मैं भटक तो नहीं गया, मैं सही जगह पे जा तो रहा हूँ ना। और संगत जी जब ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी तो धीरे धीरे मामा जी ने गुरुजी महाराज के दरबार में जाना थोड़ा कम कर दिया और उसके बाद गुरुजी जालंधर से छोटा मंदिर चले गए। संगत जी मेरे मामा जी बहुत भोले भाले थे और उनकी उस समय रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी और गुरुजी महाराज उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत ब्लेस किया उन्हें। तो एक बार मामा जी गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मैं तुम्हारे वास्ते कोई चीज ले आनी है अपनी दुकान। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं तुम्हें नुकी दे नहीं। संगत जी हमें क्या पता था कि हम साक्षात भगवान को कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ दे रहे हैं जो पूरी दुनिया को बांटते फिरते हैं, हम उन्हें कुछ दे रहे हैं जिनके दर पे दुनिया मांगने आती है। परंतु संगत जी मेरे मामा जी ने अपने भोलेपन में गुरुजी महाराज को कह दिया कि मैं कुछ लाना चाहता हूँ आपके लिए। तो जब मामा जी ने बहुत बार गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने कहा क्यों होता है तेरी दुकान पे। तो मामा जी ने कहा कि गुरुजी सब कुछ होता है मेरी दुकान पे, स्वेटर, शर्ट, पेंट, बेडशीट सब कुछ। तो गुरुजी कहते कि चल फिर जदों तू अगली बार आई तो मेरे लिए एक बेडशीट ले आई। और हम संगत जी जब दोबारा गए तो हम गुरुजी के लिए बेडशीट लेकर के गए और जब हम वहाँ बैठे तो गुरुजी कहते तू ले आई चादर। तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर चला कमरे में, फिर मैं और मामा जी उनके कमरे में गए, हमने उनके बेड पे कवर बिछाया, बेडशीट बिछाई। गुरुजी महाराज ने हमें मौका दिया, ये दाद बख्शी कि हमने उनके बिस्तर पे, हमने उनके पलंग पर बेडशीट बिछाई और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। और फिर गुरुजी ने हमें वहाँ बिठाया और कहा कि मूल मंत्र का पाठ करो। हमने वो पाठ किया और संगत जी फिर हम लोग बाहर दरबार में आ गए। और संगत जी तब की बात है जब मेरी उम्र 15-16 साल रही होगी। और संगत जी जब इतना छोटा बच्चा 15-16 साल की जो उम्र होती है वो छोटी होती है, आप इतने डिवोशन में नहीं होते हो। तो बस मैं भी अपने लड़कपन में था, जिसे ऑब्जर्व करता था पर इतना डिवोशन नहीं था। एक बार मैं गुरुजी के दरबार में सफेद पग बांधकर चला गया, सफेद पगड़ी बांधकर चला गया। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा ए लाइट कलर की पग ना बांधिया कर, और कहते कि तू ब्राइट कलर की बांधिया कर, तेरा रंग बड़ा साफ है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी कलर भी बताने लगे कि बॉटल ग्रीन, मरून ऐसी पग बांधा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी मेरी मम्मा को कहते कि तू अगली
अगली बार आई ना तो चांदी का कड़ा लेकर आई, इसे गुस्सा भी बहुत आता है, इसको चांदी का कड़ा पहनाऊंगा। और अगली बार जब हम लोग गए तो चांदी का कड़ा लेकर के गए। गुरुजी महाराज ने कड़े को ब्लेस किया और मुझे पहनाया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी दिल्ली छोटे मंदिर चले गए। फिर 2021 के आसपास मेरी वाइफ, मेरा बेटा एक कीर्तन में गए। एक्चुअली किसी ने इन्वाइट किया था कि हमारे यहाँ कीर्तन है, 4 से 6 आपको आना है। तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा तो पहले ही चले गए। हम जो घर के जेंट्स हैं हमने सोचा कि हम तो सीधे लंगर में जाएंगे। और संगत जी हम लगभग 5:45 के करीब वहाँ पहुँच गए। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ पे उनके घर पे गए, मैंने देखा कि गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी की गद्दी बिछी हुई है। और मैं देख के बहुत हैरान रह गया कि क्या संगत आई हुई है और कितना गुरुजी को मान रहे हैं। लेकिन संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा बहुत लंबे पीरियड तक गुरुजी से कनेक्शन टूट गया था, मैं नहीं जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। और संगत जी जब मैं दरबार में बैठा तो एकदम अचानक से मेरे मुंह से निकल गया सेवादार अंकल से बात करते हुए कि मैं तो गुरुजी से मिला हुआ हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप कैसे मिले थे, क्या एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के सेवादार पूछने लगे कि आपने गुरुजी को देखा हुआ है, दर्शन किए। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत जाता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और संगत जी बस उन्हें पता लगा तो सभी संगत मेरे पैर छूने लगी। मैंने सबको मना किया और तब मुझे पता चला कि गुरुजी के दरबार में सबको अंकल आंटी कहते हैं। और संगत जी उसके बाद मेरी वाइफ और मेरा बेटा लगातार सत्संग में जाते रहे, मैं नहीं जा पाया। और उसके बाद दिसंबर 2021 को गुरुजी का मुझे ड्रीम दर्शन आया। और संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ किसी सत्संग में ले गए। और संगत जी जब ये सपना आया तब सर्दियों के दिन थे और मैंने ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी, बहुत ठंड थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सपने में ही संगत जी में इतना पसीना पसीना हो गया, मुझे इतना पसीना आया और मैं नींद में ही बोले जा रहा हूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी जब मेरी नींद खुली तो 2-3 मिनट के बाद मेरे दिमाग से सब कुछ चला गया। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि गुरुजी ने मुझे कहाँ दर्शन करवाए। और संगत जी जब सुबह हुई तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि रात में ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपको गुरुजी तो साक्षात दर्शन दिए हैं, आपको ब्लेस करने आए हैं और वो आपको दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा अपना हाथ पकड़ के मुझे अपने से जोड़ा। और संगत जी 3-4 दिन के बाद मुझे दोबारा गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे पूरा दोबारा जलंधर मंदिर दिखाया, मुझे सारी बातें रिकॉल करवाई। और मैंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका साथ छोड़ दिया है, मुझे आपके साथ फिर से जुड़ना है, मैं आपसे दोबारा जुड़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेनू छड़िया ही कदों सी। और संगत जी बात होगी 29 दिसंबर की और 31 दिसंबर को हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। और मैंने सोच के रखा हुआ था कि 1 जनवरी को मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए। और संगत जी जब मैं जलंधर मंदिर गया तो मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने जो 2 दिन पहले गुरुजी महाराज का सपना आया था और गुरुजी महाराज ने कहा कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, मैंने तो तुझे हमेशा अपने साथ ही रखा है। तो मैंने गुरुजी से माफी मांगी और वहाँ सारी जगह का दर्शन किए जहाँ मैं जाया करता था। और देख के बहुत खुशी हुई कि अब संगत इतनी बढ़ चुकी है गुरुजी की, इतने लोग गुरुजी को मानते हैं। और संगत जी जब हम जाया करते थे तो लगभग 40-50 संगत ही आया करती थी। और आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह जब आया करते थे कोई ना कोई कुछ ना कुछ गुरुजी से मांगते ही रहता था। तो गुरुजी कहते थे तुम लोग जब मेरे पास आते हो तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो, जो मांगने वाली चीज है वो असली चीज तो कोई नहीं मांगता। मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संगत जी आप सत्संग में जाइए, आप गुरुजी महाराज के दरबार में जाइए, वहाँ जो भी शब्द कीर्तन प्ले होते हैं संगत जी आप यकीन मानिए आपको अपने सारे सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे। और जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करती है उसमें भी आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। फिर संगत जी अमृतसर में दिसंबर 2022 को एक महा सत्संग का आयोजन था। हम लोग सब वहाँ गए और बाहर बाउंसर्स खड़े थे क्योंकि सभी संगत को पास दिए गए थे एंटर करने के लिए। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं ये सब देखता हूँ और मेरे मन में विचार आता है कि गुरुजी आपके समय तो ऐसा नहीं था कि हमें आपके दरबार में आने के लिए पास दिखाना होता था या जो भी बाउंसर्स हैं वो हमें परमिशन देते थे। और खैर संगत जी हम अंदर गए और हमारा उद्देश्य तो सिर्फ गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करना था, उनके शब्द कीर्तन सुनने थे, हमने वो सब किया। और जब हम अंदर गए वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि जब गुरुजी महाराज को लंगर लग रहा था कि परिवार के सदस्य ही गुरुजी महाराज को लंगर लगाएंगे और उन्होंने ही लगाया। उसके बाद जब आरती का समय हुआ तब फिर से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सभी लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे, सबके पास आरती आ जाएगी, परिवार के सदस्य ही आरती करेंगे। तो मेरे मन में आया गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्या मुझे कभी मौका मिलेगा आपके पास स्टेज पर आने का? और मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे। और संगत जी मैं जिस महासत्संग की बात कर रहा हूँ वो लगभग 25 या 26 दिसंबर को हुआ होगा। और उसके बाद 1 जनवरी 2023 को हमारे यहीं पर ही बहुत बड़ा सत्संग था गुरुजी का। और उस दिन संगत जी संडे था। मैं सबसे पहले जलंधर मंदिर गया, उसके बाद गुरुद्वारा गया और वहां से फिर मैं
मैं घर आ गया और लगभग संगत जी 12 साढ़े 12 बजे हुए थे और जो सत्संग का समय था वो 4 से 5 के बीच का था और उस सत्संग में संगत जी मेरा फ्रेंड भी इन्वॉल्व था। अब आपको तो पता है कि अगर महासत्संग है या कोई भी सत्संग है तो सेवा तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेरा फ्रेंड मेरे घर पर आया 12 साढ़े 12 के करीब और कहता है कि देख अपन जल्दी चलते हैं, अपने को वहाँ कोई सेवा मिल जाएगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, गुरु जी के दरबार में जब भी कोई सत्संग होता है तो सेवा तो पहले ही सेवादारों के पास चली जाती है और उनसे पूछकर ही हमें लेनी होती है। तो वो मेरा फ्रेंड कहने लगा कि नहीं नहीं जो भी होगा देखा जाएगा, तू मेरे साथ चल, हमें गुरुजी महाराज जरूर कोई सेवा देंगे। और संगत जी हम सत्संग के 1 डेढ़ घंटे पहले पहुंच गए तो सभी सेवादारों के पास अपनी अपनी सेवा थी और सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो मेरा फ्रेंड जाकर के सेवादार को कहता है कि हमें भी सेवा करनी है, आप हमें सेवा दे दीजिए। सेवादार अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, सबकी सेवा डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आप आराम से अंदर जाकर के बैठो और सत्संग का आनंद लो। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा सा गर्म हो गया कि नहीं हमें तो करनी है, आप हमें दो। तो मैंने उसे समझाया और उसे अंदर भेजा और मैं थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहा। तो वो सेवादार अंकल आए मेरे पास और वो मेरे पास आकर के कहने लगे कि अरे आपके फ्रेंड कैसे हैं, कितना गर्म हो रहे थे, ये कोई बात होती है, सेवा तो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल मैं आपसे माफी मांगता हूँ, वो थोड़ा सा अभी भी नया जुड़ा है और उसको नहीं पता है और वो उसके मन में भाव था कि वो सेवा करना चाहता है, इसलिए वो बोल गया होगा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, चल एक काम कर, तू जल की सेवा कर ले। और संगत जी मैं बाहर खड़ा होकर के जल प्रसाद की सेवा करने लगा। अब संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये सारा सत्संग किसने ऑर्गेनाइज करवाया है। दिल्ली की भी संगत आ चुकी थी, जलंधर से भी संगत बहुत सारी आई थी, लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी जल सेवा कर रहा था और संगत जी इतने में एक आंटी आती है और कहती है कि अंकल आप अंदर आओ, आपको ही गुरु जी को भोग लगाना है। और संगत जी आई वॉज वेरी शॉक्ड, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे। और संगत जी 2800 से लगभग 3000 की संगत आई हुई थी और मुश्किल से वहाँ पे 4-5 ही कोई सरदार दिख रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं अकेले कैसे ये भोग की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी और मुझे सेवा बख्शी। और देखिए संगत जी मैंने सिर्फ 5 दिन पहले ही गुरुजी को मन में बोला था कि गुरुजी मैं क्या आपके पास कभी स्टेज पर आऊंगा, और गुरुजी ने मुझे अपने लंगर की सेवा दे दी। और संगत जी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ 4-5 मिनट तक वही खड़ा ही रहा। इतने में वो आंटी फिर आई और लगभग 4:30 बज चुके थे। तो आंटी कहती अंकल आपको बोला ना आप अंदर आओ, आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। और संगत जी जब वो मुझे अंदर लेकर के गई तो रैंडमली उन्होंने 3-4 आंटियों को उठाया और हमें अंदर जहाँ पे गुरुजी का लंगर लग रहा था वहां ले गई और कहा कि आप लोग को ये सब करना है। और इतने में क्या हुआ संगत जी, जब लंगर की थाल सज गई तो आंटियों ने, जो 2-4 आंटी थी उनमें से 2 आंटियों ने वो लंगर की थाल अपने हाथ में ले ली। और पता नहीं उन आंटी ने मुझे कहाँ से दूर से देख लिया, वो वापस दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी तो बोल के अंकल आज गुरुजी दा हुकुम है, आज भोग तुसी ही लगाना है, तुसी थाल पकड़ो। और संगत जी मैंने थाल पकड़ा, मेरे आंखों में आंसू आने लग गए और थाल पकड़ के हम लोग स्टेज तक गए और गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया और मैंने स्टेज पे जाके गुरुजी के सामने उनका भोग का थाल रखा। और जब गुरुजी ने भोग लगाया तो मुझे वहीं नीचे बिठाया गया और संगत जी में जितनी देर वहां बैठा रहा मेरे आंखों से आंसू निकलते रहे। और संगत जी जो 3-4 आंटी मेरे साथ स्टेज पर गए थे उनमें से एक आंटी का बर्थडे भी था और वो आंटी संगत में बैठे बैठे सोच रही थी कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे कोई अपनी सेवा बख्शो। तो गुरुजी ने उनकी भी सुनी, उन्हें भी वो मौका दिया और संगत जी इस प्रकार से हमें गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे को बाहर कनाडा में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाना था, हमने वहाँ अप्लाई किया हुआ था। बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें ऐसे दूर कर दिया जैसे वो खुद स्वयं उस मुसीबत को दूर कर रहे हैं अपने हाथों से, और हमारे लिए रास्ता बनता चला गया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मेरे बेटे को सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिला। और संगत जी जब हमने इसका वीजा लगवाया तो आपको पता ही होगा कि कोरोना के समय पे बैकलॉग लगा हुआ था और ये सितंबर की बात होगी। एक्चुअली संगत जी इसको 3 सितंबर तक कनाडा पहुंचना था और जब वीजा लगाया तो ये अगस्त की बात थी, इसका तब तक वीजा नहीं आया था। अब संगत जी जो हमारा एजेंट था उसने हमें बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो रात में आएगी, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है कनाडा में दिन होता है। तो संगत जी लगभग 1 हफ्ते का समय रह गया था। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा अगर यहाँ पर नहीं हुआ कुछ भी तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अभी भी समय है, मैं यहीं पे कहीं एडमिशन ले लेता हूँ, मुझे अब नहीं जाना कनाडा। बहुत उदास था संगत जी, बहुत उदास होकर वो हमसे बातें कर रहा था। फिर रात में वो अपने कमरे में चला गया। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप कृपा करो, आप अरदास करते हैं, आप
आपसे कृपा करो, आपका जो भी निर्णय है, यस और नो, हाँ या ना, आप उसे तुरंत दे दीजिए। अगर आपकी इसमें रजा है कि इसे कनाडा ही जाना है तो इसका वीजा का काम जल्दी हो जाए, और अगर आपका ना है तो गुरुजी इसका एडमिशन इंडिया में करवा दो। और संगत जी उसी रात को लगभग रात की 2:30 बजे मेरे बेटे ने हमारे रूम का दरवाजा इतनी जोर जोर से खटखटाया। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, कोई चोर वोर आ गया, क्या हुआ? और कहता कि पापा मुझे कनाडा से ईमेल आ गई है। और कहने लगा कि ये ईमेल खुल नहीं रही है क्योंकि इसका जो पासवर्ड है वो एजेंट के पास है। और संगत जी जो एजेंट था उसने मैसेज के थ्रू इसको पासवर्ड दिया, हमने ईमेल खोला और संगत जी हमें ईमेल से पता चला कि इसको हफ्ते 10 दिन में वीजा मिल जाएगा। और संगत जी देखिए अगले दिन ही मैं अपने काम के लिए जब घर से बाहर निकल रहा था तब बेटा घर पे था, और जैसे ही मैं बाहर निकला 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे बेटे का फोन आता है और कहता है कि पापा मेरे पास पासपोर्ट के लिए मैसेज आ गया है, मेरा वीजा हो गया है। और हमने इतना गुरुजी का शुक्र मनाया कि देखो हमने रात में ही गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने हमारी अरदास कबूल कर ली। और देखिए गुरुजी ने हमारी कितनी जल्दी सुनी संगत जी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और गुरुजी ने इसका वीजा लगवा दिया। और संगत जी जब उसका वीजा आया तब तक संगत जी एक्चुअली पहले से बुकिंग करनी होती है अकोमोडेशन के लिए, तो इसका अकोमोडेशन जो है वो कैंसिल हो गया था। हम बड़े परेशानी में आ गए। अब जब इसे जाना था संगत जी तो हम यही सोच रहे थे कि कैसे क्या मैनेज होगा। हमारे कनाडा में कुछ रिश्तेदार थे, हमने उनको फोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि 8-10 दिन का आप कुछ मैनेज करें ताकि मेरा बेटा वहाँ आए और अपने लिए कुछ देख सके। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज दो, देख लेंगे। और इसी बीच संगत जी कलीग मेरे पास आता है कुछ काम से, तो मैंने उससे कहा कि अभी तू 10-15 दिन रुक जा, मैं अपने बेटे की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा बेटा कनाडा जा रहा है। तो उसने मुझसे पूछा कि कनाडा में कहाँ जा रहा है, तो मैंने बताया कि टोरंटो जा रहा है और बिजनेस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। और संगत जी देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरा कलीग मुझे कहता है कि अरे मेरा बेटा भी वहीं से MBA कर रहा है और वो वहाँ क्लब का प्रेसिडेंट भी है। और संगत जी तब तक नहीं पता था कि मेरा जो कलीग है और उसकी जो फैमिली है वो भी गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई है। और गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, मेरे बेटे की सारी तैयारी हुई और ये डिसाइड हुआ कि वो उसके बेटे के साथ 8-10 दिन वहीं रहेगा। और संगत जी इस बीच मेरे बेटे ने कई बार ट्राई किया था अकोमोडेशन के लिए, हॉस्टल के लिए, और गुरुजी महाराज की कृपा से उसको हॉस्टल मिल गया, कॉलेज में ही हॉस्टल मिल गया। और जब अपना सारा सामान लेने के लिए मेरे कलीग के बेटे के रूम में गया तो क्या देखता है कि उसकी टेबल पर गुरुजी महाराज का फोटो है और मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप के सामने मत्था टेकता है, उन्हें थैंक यू बोलता है और कहता है कि अरे वाह गुरुजी आपने तो मुझे गुरु भाई से ही मिलवा दिया। और संगत जी मेरे कलीग का बेटा बोलने लगा कि मैं गुरुजी महाराज का अक्सर दर्शन करने के लिए टोरंटो जो गुरुजी का मंदिर है मैं वहाँ जाया करता हूँ। तो मेरे बेटे ने बोला कि अगली बार जब भी जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाना, मुझे भी जाना है। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने सारी रुकावटों को दूर किया, सारा सब कुछ कैसे मैनेज होता चला गया। एडमिशन हो गया, वीजा हो गया, उसकी रहने की व्यवस्था हो गई, उसको हॉस्टल में मिल गया और यहाँ तक कि गुरुजी ने अपने टोरंटो मंदिर में भी उसको जोड़ लिया। अब संगत जी मेरे बेटे का जो फ्रेंड है उसने भी अपना वीजा लगाया हुआ था कनाडा के लिए, लेकिन उसका नहीं आया था, वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने उसके फादर से बात की कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि नहीं इसका वीजा आ ही नहीं रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि जनवरी में इसकी वापस फीस इंटेक करवानी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जलंधर में ही रहते हो और जलंधर में गुरुजी का मंदिर है, अगर आप मेरी बात मानो तो एक बार गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ अरदास करके आओ। अब संगत जी वो जलंधर मंदिर तो गए दर्शन करने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कुछ दिनों के बाद उन्हें दिल्ली जाना था किसी काम से। और संगत जी वो जिस काम से गए थे दिल्ली, वहाँ अपने फ्रेंड से मिले और ऐसे ही रैंडमली उन्होंने उनसे बात की और बताया कि मेरे बेटे को कनाडा जाना है और उसका वीजा नहीं लग रहा है। और वो कहने लगे कि मेरे बेटे से जो बाद वाले बच्चों ने अप्लाई किया था उनका वीजा आ गया, लेकिन मेरे बेटे का वीजा नहीं आया। और जैसे उन्होंने सुना, उनके फ्रेंड ने कहा कि अरे कनाडा में तो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं और वो एम्बेसी में भी उनकी बहुत पहचान है। तो संगत जी उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट करके सब पता करवाया कि उसकी फाइल कहाँ पर है। तो पता चला कि संगत जी उस बच्चे की फाइल नीचे दबी हुई थी और उन्होंने वहाँ पे बातचीत करके फाइल को निकलाया और उनके सारे पेपर्स रेडी थे, सब कुछ फाइन था, सब कुछ अप टू डेट था, फीस भी भर चुके थे और वहाँ से सब कुछ ओके हुआ, फाइल लग गई और उसका वीजा भी आ गया और वो भी कनाडा चला गया। ऐसे गुरुजी महाराज ने कृपा की और गुरुजी महाराज ने मुझे ही ये इंट्यूशन दिया, ये थॉट दिया कि मैं उन्हें गुरुजी महाराज के दरबार के बारे में बताऊं। और उसके बाद संगत जी वो परिवार भी गुरुजी महाराज से एकदम जुड़ गया, बहुत बहुत मानते हैं वो गुरुजी महाराज को। संगत जी आपको एक सत्संग और बताता हूँ। मेरी भांजी है पठानकोट में, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और वो दिल्ली में पढ़ा करती थी। और संगत जी वो गुरुजी का मंत्र जाप भी किया करती थी, मूल मंत्र पढ़ा करती थी और गुरुजी ने उसकी कई सारी समस्याओं को दूर भी किया। और संगत जी उसने किसी कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, उसकी बहुत इच्छा थी कि उसी कंपनी में उसको जॉब मिल जाए, वहां से आंसर आ जाए। लेकिन संगत जी उसने बहुत वेट किया, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर उसने खुद ने कंपनी में कॉल किया और पूछा तो कंपनी ने बताया कि नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसे लगने लगा संगत जी कि मैंने तो इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा गया, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और
संगत जी वो बहुत रोने लगी और उसने गुरुजी महाराज के सामने अरदास की, रोने लगी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने और कहने लगी कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने तो सब कुछ अच्छा दिया, मेरा सारा इंटरव्यू अच्छा गया, मुझसे कहाँ गलती रह गई, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके मन में अचानक क्या आया, उसने कंपनी के एचआर को फोन किया और जब उसने पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई तो उसने कहा कि नहीं जी कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आधे घंटे के बाद ही उसी कंपनी से कॉल आता है और वो कहते हैं कि किसी और कैंडिडेट को हमें सिलेक्ट नहीं करना था और गलती से आपका रिजेक्शन कर दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई और उसने अरदास की, गुरुजी ने उसकी अरदास कबूल की और उसकी वहाँ जॉब लग गई। संगत जी एक और आपको सत्संग सुनाता हूँ। मेरी मौसी की बेटी है, वो भी गुरुजी को मानती थी और जब उसे पहला बेटा हुआ तब वो गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। और संगत जी जब उसको इतना कष्ट हुआ तब वो गुरुजी महाराज के दरबार में गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे पहले ही बच्चे की डिलीवरी के समय बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा अगला बच्चा हो तो मुझे कष्ट ना हो। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे जो पान का ट्रीटमेंट होता है पेट पे रखकर, गुरुजी महाराज ने उसका पान से ट्रीटमेंट किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसका सेकेंड बेबी का डिलीवरी हुआ, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसका बहुत मन हो रहा था कुछ खाने का, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। और जैसे ही मौसा जी बाहर गए कुछ लेने के लिए और संगत जी देखिए जैसे वो कुछ लेकर आए हॉस्पिटल तब तक उसको बच्चा डिलीवर हो चुका था और वो भी बहुत आराम से बिना किसी तकलीफ के। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने उसे बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उसको बेबी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे मामा जी गुरुजी से जुड़े हुए थे, मामा जी को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और बीच में जब उनका कट ऑफ भी हो गया था, मैंने बताया आपको, मामा जी के ब्रदर इन लॉ दिल्ली में रहा करते थे और उनके जो फादर थे वो भी बड़े कट्टर सिख थे। उन्हें 2 साल से खांसी की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम ऐसी थी संगत जी कि वो खांसते और 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद दोबारा खांसी चलने लगती थी और उन्होंने इतना इलाज करवा लिया, कहीं भी उन्हें इलाज लग नहीं रहा था, उनका कोई डायग्नोस ठीक से हो नहीं पा रहा था। और संगत जी उन्हें ऑफिस जाना था तो उनका ड्राइवर उस दिन नहीं आया था, तो उन्होंने कैब कर ली और जैसे वो कैब में बैठे तो वो लगातार खांसते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि हर 2 सेकंड के बाद उन्हें कंटिन्यू खांसी चलती रहती थी। तो कैब का ड्राइवर कहने लगा कि अंकल जी आप तो बहुत खांस रहे हो, आपकी तो खांसी रुक ही नहीं रही है, आपने कोई इलाज नहीं करवाया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर कहते हैं कि मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन ये तो कोई डायग्नोस ही नहीं हो रहा है, मुझे कोई इलाज लग ही नहीं रहा है। और कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी खांसी 15-15 मिनट चलती रहती है, 5 मिनट का ब्रेक होता है फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो कैब का ड्राइवर कहने लगा कि एक बात मानोगे, यहाँ पर छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, बड़ा मंदिर, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो। तो अंकल जी कहने लगे कि मैंने तो नहीं सुना है उनके बारे में। तो बोले कि नहीं आप वहाँ जाओ और वहाँ पर जाके आप चाय प्रसाद लेना, लंगर प्रसाद लेना, वहाँ के चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से सब बीमारियां दूर हो जाती है, आप वहाँ जरूर जाओ। तो अंकल कहने लगे कि चल एक काम कर, तू गाड़ी अभी घुमा ले, वहीं ले चल मुझे। और संगत जी वो ड्राइवर भी उनके साथ अंदर बड़े मंदिर में गया। जैसे जैसे वो अंदर गए वहाँ लाइन लगी हुई थी, वहाँ हॉल में शबद कीर्तन बज रहे थे, वहाँ बैठे, फिर चाय प्रसाद मिला। और संगत जी जैसे ही उन्होंने चाय का एक सीप लिया तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ही वो सीप अंदर गया चाय का, उनके गले में कुछ हुआ और धीरे धीरे करके संगत जी जब उन्होंने पूरी चाय पी ली तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका गला 50% ठीक हो गया है। और संगत जी अंकल जी ने एक चाय प्रसाद और मांगी और उन्होंने एक और चाय प्रसाद पी और उन्हें बहुत रिलीफ मिला। वहाँ पे उन्होंने प्रसाद भी खाया, लंगर भी लिया। और संगत जी जब वो दोबारा बैठे कार में और बातचीत करते करते जब जाने लगे तो ड्राइवर ने कहा कि अंकल जी आपने नोट किया आपको खांसी नहीं आ रही है। तो बोले हाँ हाँ। तो अंकल जी ने कहा कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मुझे तो खांसी ही नहीं आ रही है। और संगत जी अंकल की इतनी लगन लग गई गुरुजी में कि वो रोज सुबह गुरुजी के मंदिर जाने लगे, वहाँ मत्था टेकते, चाय प्रसाद पीते और चाय प्रसाद से उनकी ये प्रॉब्लम, गले की खांसी की प्रॉब्लम ऐसी दूर हुई संगत जी की आज तक वो ठीक है। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे मामा जी कट ऑफ हो गए थे गुरुजी से और जब वो दिल्ली गए उनके घर गए तो अंकल जी से पूछा कि और आपकी तबीयत कैसी है, आपकी खांसी कैसी है। तो अंकल कहने लगे कि मेरी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मामा जी कहने लगे कि अच्छा आपने किस डॉक्टर को दिखाया है। तो अंकल जी कहने लगे कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर गया था। और अंकल बताने लगे कि ये जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगता है और गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। तो मामा जी कहने लगे कि अगर चोला छोड़ दिया तो आप ठीक कैसे हो गए। तो बोले नहीं, उस दरबार में इतनी कृपा है, वहाँ के प्रसाद में, चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में इतनी कृपा है कि सब कोई ठीक हो जाते हैं, मैं भी वहीं से ठीक हुआ। तो संगत जी मेरे मामा जी के मन में क्यूरियोसिटी जागी और उन्होंने अंकल से कहा कि अच्छा तो मुझे दिखाओ गुरुजी का फोटो। और अंकल ने गुरुजी का फोटो दिखाया मामा जी को और जैसे ही फोटो देखा संगत जी मेरे मामा जी की आंखों से आंसू आने लग गए और कहने लगे अरे ये तो मेरे ही गुरुजी है, मैंने तो इनके दर्शन किए हुए हैं। तो अंकल बोले अच्छा ये तेरे गुरुजी है, तूने दर्शन किए
हैं, तू मिला है इनसे? तो मामा जी कहने लगे कि हाँ, मैं तो 5 साल तक गुरुजी के दरबार में जाता रहा हूँ। तो अंकल कहने लगे कि तू तो बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। तो अंकल कहने लगे कि तो फिर तू यहाँ दोबारा क्यों नहीं आया? तो फिर वो कहने लगा कि जब गुरुजी यहाँ दिल्ली आ गए तो मेरा आना जाना छूट गया। तो देखिए संगत जी, जब गुरुजी को दूर करना था वो दूर कर दिया, जब गुरुजी को वापस लाना था, जोड़ना था, उन्हें वापस जोड़ दिया। और संगत जी, जब मेरे मामा मामी वहाँ गए हुए थे और ये सारी बातें चल रही थी, तब उन्हें लंदन जाना था और दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी। तो जब वो रात में सो रहे थे तो वो मन ही मन में बहुत माफी मांग रहे थे गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरा आपसे कनेक्शन छूट गया, मैं आपके पास आना बंद हो गया। अगर आपने मुझे माफ कर दिया गुरुजी, तो प्लीज कैसे भी करके आप मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि लोगों ने मेरे मामा के मन में बहुत सारी गुरुजी के प्रति नेगेटिव बातें भर दी थी। वो सारी बातें एकदम से सब मन से साफ हो गई और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। और संगत जी, जब उन अंकल जी ने अपनी सारी बातें बताई कि मेरी खांसी ऐसे ठीक हुई, और संगत जी जब उन अंकल जी ने मामा जी को जब बताया कि मैं ऐसे गया दरबार में, मेरी खांसी ठीक हुई, तो आप संगत जी मानोगे नहीं, मेरे मामा जी के हाथ पैर वाकई में कांप रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो साक्षात भगवान के घर, रब के घर जाया करता था, मैं कहाँ लोगों की बातों में आ गया। अब संगत जी, जैसे ही मामा जी ने रात में उनसे माफी मांगी, उनकी प्रेजेंस शो करने के लिए बोला, वो सोए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, रात में पूरा कमरा गुलाब की खुशबुओं से भर गया। और जैसे ही इतनी तेज खुशबू आई, मेरे मामा जी उठ गए और सोच में पड़ गए कि यहाँ कौन आया, किसने परफ्यूम छिड़का है। और जब लाइट चलाई तो पता चला कि वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर उन्हें एकदम से ख्याल आया कि गुरुजी हैं, गुरुजी ने उन्हें माफ कर दिया है। और बहुत देर तक मेरे मामा जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहे। और संगत जी वो लगातार बोलते रहे कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मुझे माफ कर दो। और दोबारा संगत जी वही फ्रेग्रेंस फिर आई। और फिर संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उन्हें दोबारा जोड़ लिया। और फिर उसके बाद वो छतरपुर, डुगरी मंदिर सब जगह गए। और संगत जी मेरी सिस्टर है जो 2-3 महीने पहले ही गुरुजी महाराज से जुड़ी है। हालांकि संगत जी मेरी सिस्टर ने पहले भी गुरुजी महाराज के दर्शन किए हुए हैं हमारे साथ, लेकिन वो पहले कम जाया करती थी और हम ज्यादा जाया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सिस्टर पटना शादी में जा रही थी और जहाँ पर उसकी जो सीट बुक थी वो थोड़ी ऊपर की थी, टॉप की थी। और जब वो सीट पर चढ़ने लगी तो उसका पैर फिसला और नीचे गिर गई और उसकी हड्डी टूट गई। और संगत जी सभी लोगों ने उसको मिलकर के उठाया, उसको लेटाया, उसकी बहुत चीखें निकल रही थी, उसका फ्रैक्चर हो चुका था। और फिर संगत जी टीटी को बुलाया गया और उसने कहा कि अब तो ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी, अब तो ये ट्रेन सीधा सुबह पटना ही रुकेगी, वहीं पे कुछ हो पाएगा। और जब सुबह ट्रेन पहुंची पटना में तो टीटी ने व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया हुआ था, उसे व्हील चेयर पे बिठाया गया। और संगत जी सीधे स्टेशन से वो व्हील चेयर पे होटल में गई, वहां पर थोड़ा सा लेटाया गया, चाय वाय पी, फ्रेशन अप हुए और वहां होटल से कंफर्म किया कि यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर कहाँ है। संगत जी जब मेरी सिस्टर होटल के रूम में लेटी हुई थी और वो इतनी दर्द में थी, सब परेशान हो रहे थे, तो संगत जी वहाँ पे जो रूम सर्विस के लिए जो लड़का आता है वो काले कपड़े में था। उसने देखा कि मेरी सिस्टर बहुत तकलीफ में और उसे बहुत दुख हुआ। और जब वो लोग कंफर्म कर रहे थे कि यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर कहाँ है, तो वो बच्चा कहने लगा कि दीदी आप घबराओ मत, मैं हर पल आपके साथ रहूंगा, मैं पूरे टाइम आपके साथ रहूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सिस्टर को उस लड़के में, उसी काले चोले में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। उन्हें लगा कि गुरुजी महाराज मेरे साथ में हैं। और फिर संगत जी वो लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पैर की हड्डी टूट गई है, 3 से 4 महीने आपको ठीक होने में लगेंगे, आप वापस अपने शहर जाओ पठानकोट। और मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया कि हम लोग पठानकोट तो नहीं जा रहे, हम लोग सीधे फ्लाइट से अमृतसर तेरे पास आ रहे। उसने मुझे सब कुछ बताया, मैंने बोला तुम लोग आ जाओ मेरे पास। और उसने संगत जी मुझे अपनी एक्सरे भेजी हुई थी, मैंने पहले से ही डॉक्टर को दिखा रखी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे इनका तो ऑपरेशन ही होगा। और संगत जी जब मेरी सिस्टर आई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसने जब उसका प्लास्टर खोला तो पता चला कि उसमें इतनी स्वेलिंग थी ही नहीं। और संगत जी अगर स्वेलिंग होती तो उसका ऑपरेशन होता ही नहीं, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि उसको स्वेलिंग नहीं थी और सेम डे उसका ऑपरेशन हो गया। और संगत जी जब तक उसका ऑपरेशन चलता रहा, जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में गई, तब तक उसका लगातार गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। 4 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। उसे जब हम बाद में घर ले आए और फिर उसने मुझे बताया कि जब वो वहाँ पर पटना में होटल में थी और जो रूम सर्विस वाला लड़का था उसमें उसे गुरुजी के दर्शन हुए और उसे ऐसा लगा कि गुरुजी हर पल उसके साथ है। और मेरी सिस्टर ने बताया कि जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचे, मैं फ्लाइट में नहीं बैठ गई, तब तक वो लड़का हमारे साथ था। तो संगत जी ये गुरुजी की कृपा है। वो कब कहाँ किस समय अपनी संगत के साथ होते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उनको अपना साथ देते हैं, वो वही जानते हैं। और संगत जी जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, ऐसे कई प्रकार के, ऐसे कई सारे सत्संग हमारे साथ होते रहते हैं। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर, मेरे पूरे परिवार पर, सब पर बरसती रहे और वो हमें अपने श्री चरणों से ऐसे ही लगाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।